Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 9th biology class. Beta 9th biology chapter number 7 बायोएनर्जेटिक्स. इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. उसी का जो एक नेक्स्ट लेक्चर है बेटा हम वो डिस्कस करेंगे. पेज नंबर है आपके पास 1 to 4 और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस. लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो बेटा आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो दो तरह के रिएक्शंस जो हैं उनका मजमूआ है. एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरे को कहते हैं डार्क रिएक्शन. उनकी समरी भी हम काफी डिटेल में देख के आए हैं. सो क्विक सा रिव्यू मैं आपको दे दूं कि लाइट रिएक्शन में आपके पास क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो कैप्चर की जाती है. कौन कैप्चर करता है? क्लोरोफिल एंड द अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. ठीक है, अब वो क्या करते हैं उस लाइट को कैप्चर करके जो दूसरे एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं एटीपी एंड NADPH उसमें क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, किस तरह से करते हैं वो मैकेनिज्म हमने देखा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे लाइट पड़ती है. जैसे ही लाइट पड़ती है तो वो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं. फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट हो जाते हैं. जैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास करते हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब वो पास करते हैं तो एटीपी प्रोडक्शन होती है वहां पे. फिर वही जो इलेक्ट्रॉन्स और जो वाटर की वहां पे फोटोलाइसिस होती है वहां से जो हाइड्रोजन आते हैं वो जो है NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देते हैं. क्लियर? फिर जो दूसरा मैकेनिज्म है बेटा हमारे पास वो था डार्क रिएक्शंस का. डार्क रिएक्शंस में हमने देखा कि केल्विन मेल्विन हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट था, एक साइंटिस्ट था. उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इसको डिस्कवर किया था. उसने स्टेप्स दिए थे. पहले स्टेप में क्या हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द 5 कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिला था कार्बन डाइऑक्साइड और 6 कार्बन कंपाउंड बनाया था. वो जो 6 कार्बन कंपाउंड था वो टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था. वो स्प्लिट हो गया 2-3 कार्बन कंपाउंड्स में. ठीक है, और वहां पे हमारे पास कितने 3 कार्बन कंपाउंड बन गए? 6 में से जो एक कार्बन कंपाउंड था वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में और जो बाकी 5 कार्बन कंपाउंड थे वो दोबारा से जो 5 कार्बन कंपाउंड को बनाने में यूज हो गए. क्लियर? चलें, तो बेटा कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि ये जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है ये रिपीट करते हैं, तो बेटा मैंने उनके लिए ये रिपीट कर दिया है. क्लियर है? चलें, अब आते हैं बेटा आज के टॉपिक की तरफ. वो है लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस. कि फोटोसिंथेसिस में जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं वो क्या हैं. पहली बात तो पहली डेफिनेशन जो आप यहाँ पे सीखेंगे वो है व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर. ठीक है, एनी एनवायरमेंटल फैक्टर the absence or deficiency of which can decrease the rate of metabolic reaction is called as limiting factor. कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी कमी या जिसकी गैर मौजूदगी किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को कम कर दे या स्टॉप कर दे वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग फैक्टर. जो क्या कर रहा है? लिमिट कर रहा है. दोबारा से सुने, कोई भी ऐसा फैक्टर जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर दे या उसके रेट को कम कर dे तो वो क्या कहलाता है? आपके पास लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है. डेफिनेशन लिखते हैं. एनी एनवायरमेंटल फैक्टर द एब्सेंस एनी एनवायरमेंटल फैक्टर द एब्सेंस or deficiency of which जिसकी डेफिशिएंसी या एब्सेंस क्या करे? डेफिशिएंसी ऑफ विच क्या कॉज करे? डिक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन. कैन डिक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के रेट को क्या कर दे? डिक्रीज कर दे, जिसकी गैर मौजूद. ये चीजें दो आपने याद रखनी है, एब्सेंस और द डेफिशिएंसी. मतलब अगर कोई फैक्टर कम हुआ या कोई फैक्टर
खत्म हुआ, उसकी गैर मौजूदगी हुई, तो जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। चलें अब बेटा देखते हैं फोटोसिंथेसिस के जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एज लिमिटिंग फैक्टर यूज हो सकते हैं। उनमें बेटा सबसे पहले आपके पास लाइट इंटेंसिटी, फिर टेम्परेचर, फिर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कितने फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स बेटा जी यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। कौन कौन से? पहला फैक्टर है आपके पास लाइट इंटेंसिटी, मतलब जो आप लाइट यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए उसकी इंटेंसिटी क्या है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डिफरेंट जो लाइट्स हैं वो डिफरेंट तरह से फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करती हैं। फिर आता है बेटा आपके पास जो सेकंड है वो है टेम्परेचर। ठीक है, कि टेम्परेचर कितना है। थर्ड वन है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो फोर्थ वन है आपके पास वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ H2O। अब हम वन बाय वन इसमें देखते हैं कि किस किस तरह से जो कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है वो इस पे अपना जो है वो इफेक्ट रखता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। चलें बेटा देखें, जैसे ही शुरू की अगर हम बात करें, पहले लाइट इंटेंसिटी कम थी, जैसे ही हमने लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई जो आपका फोटोसिंथेसिस का रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दोबारा से सुने कि शुरू में जैसे ही हम लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे जो आपके पास रिएक्शन रेट है, जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक। फिर बेटा एक टाइम आएगा जहां पे जो रेट है, मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी और जो रेट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरीज विद द लाइट इंटेंसिटी, इट डिक्रीज एट द लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज। ठीक है, मतलब क्या, इट डिक्रीज विद द डिक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी। मतलब कि जैसे ही लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो जो आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी। क्लियर हो गया। इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस व्हाइल इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब जैसे ही लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ जाएगा। जैसे ही लाइट इंटेंसिटी कम होगी फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, however at much higher in light intensity the rate of photosynthesis become constant। ये बात बेटा इंपॉर्टेंट है। at much higher intensity, मतलब अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, intensity the rate of photosynthesis become constant। क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आ गया जी किसका इफेक्ट, आपके पास आ गया लाइट इंटेंसिटी का इफेक्ट, जिसमें हमने देखा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी आपके पास जो रिएक्शन का रेट है, जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी तरफ जैसे ही आपके पास लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो जो आपके पास फोटोसिंथेसिस का रेट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चलें अब आते हैं टेम्परेचर की तरफ। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो भी इन्फ्लुएंस करता है ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर। यहाँ पे अलग से हम देखते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के रेट को भी डिक्रीज करता है। इसी तरह से इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज
द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे बेटा एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेड रेंज तक की बात है। बट इफ लाइट इंटेंसिटी इज लो, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हैज लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन के ये जो टेम्परेचर है ये लाइट इंटेंसिटी के साथ मिलके काम करता है, लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब कि अगर हम एक साइड पे लाइट इंटेंसिटी लो रखें, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो इतना इफेक्टिवली जो रेट है वो इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा अब हमने देखना है कि जो आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसका जो है वो किस तरह से इफेक्ट होता है और वो एज अ लिमिटिंग फैक्टर जो है वो काम करते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें वो डिस्कस कर चलें। अब हमने देखना है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो कंसंट्रेशन है उसका क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे हमने पीछे देखा है टेम्परेचर का इफेक्ट, उसी तरह से बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी सिमिलर वे में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, increase in carbon dioxide will result in increase in photosynthesis। ठीक है, कि मतलब जैसे ही आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो जो आपके पास फोटोसिंथेसिस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। मतलब जो आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा, इसके साथ ही डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे एक बात बेटा आपने याद रखनी है कि इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बियॉन्ड अ लिमिट, मतलब एक लिमिट से ज्यादा, मैक्सिमम से भी ज्यादा। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बियॉन्ड अ लिमिट क्या करती है ये, क्लोज द स्ट्रोमेटा। क्लोज द स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा पता है आपको? स्ट्रोमेटा स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं लीफ की सरफेस में फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड द गैसियस, फॉर द गैसियस एक्सचेंज एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो जैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है लिमिट से ज्यादा इंक्रीज होगी तो जो स्ट्रोमेटा वो क्लोज हो जाएंगे एंड फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो क्लियर है? ये है बेटा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है उसका किस तरह से इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस पे। ये बेटा आपका प्रैक्टिकल भी है, जब इंशाल्लाह आपके प्रैक्टिकल्स होंगे तब आपको ये भी करवाया जाएगा। चलें नेक्स्ट बेटा पेज नंबर है अब आपके पास 130, पेज नंबर आ गया 130 और जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वो है रेस्पिरेशन। वो क्या है, रेस्पिरेशन का सिंपली मतलब होता है सांस लेना। क्या मतलब होता है, सांस लेना। अब ये जो रेस्पिरेशन होती है बेटा आपके पास ये दो तरह की होती है। ठीक है, एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरी को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन बेटा मैंने आपको क्या बताया है कि सिंपली जो सांस लेने का अमल है उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। दो तरह की होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें गैसेस का तबादला किया जाता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। दूसरी तरफ जो सेलुलर लेवल पे, सेल के लेवल पे जाके जो रेस्पिरेशन है वो क्या है कि जो हम ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू बॉडी में लेके जाते हैं वो जो ऑक्सीजन है वो सेल्स में जाए और वहां पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं बेटा उन बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन हो और ब्रेकडाउन से बेटा वहां पे क्या रिलीज हो, एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, तो अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं कि द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स in the presence of oxygen is called as respiration, cellular respiration। ठीक है, तो सिंपली बेटा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है डेफिनेशन से पहले कि when we burn a fuel it utilizes oxygen and yield energy in the form of light। सिंपली पहले देखें कि जब भी हम किसी फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, फ्यूल को बर्न करते हैं तो बर्न करने से पहले जब वो बर्न होता है तो ऑक्सीजन यूज करता है। ठीक है, एनवायरनमेंट से किसी भी चीज के जलने के लिए, कंबस्टन के लिए वहां पे ऑक्सीजन का आना क्या है, जरूरी है। ये बात याद रखें। ठीक है, जैसे ही फ्यूल बर्न हुआ, बर्न होने से उसने हमें लाइट भी दी और हीट भी दी, जो दोनों क्या है, एनर्जीज हैं। ठीक है, बिल्कुल बेटा इसी तरह से
In the same way, organism utilize oxygen for the breakdown of carbon hydrogen bond present in the food. ठीक है, organisms utilize मतलब इस्तेमाल करते हैं किसको? ऑक्सीजन, किसके लिए? फॉर द breakdown of carbon hydrogen bonds present in food molecules में जो आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी ब्रेकडाउन करते हैं और क्या रिलीज होता है? ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन द फूड एंड रिलीज एनर्जी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, द ब्रेकडाउन यील्ड एनर्जी विच ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी. यही जो एनर्जी है ये फिर बेटा कन्वर्ट हो जाती है किसमें? एटीपी में. किस तरह से होती है वो बेटा आपने 9th में जो है वो अभी पिछले चैप्टर में ही आपने काफी डिटेल में उसको डिस्कस किया हुआ है. क्लियर है? चलें जी. इसके अलावा बेटा यहाँ पे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन बाय द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. ठीक है, अब ये जो बॉन्ड यहाँ पे टूटते हैं ये किसकी प्रेजेंस में टूटते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, जो हम काफी डिटेल में देख के आए हैं. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो आपके रिएक्शंस हैं उनके थ्रू ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होते हैं और क्या बनता है अल्टीमेटली आपके पास? एटीपी. ठीक है, जो क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्लियर हो गया? चलें जी. दिस सेलुलर यील्डिंग एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन. तो अगर आप सिंपलेस्ट वे में इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन बेटा आप इस तरह से कर सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ऑक्सीजन for the breakdown of carbon hydrogen bond present in the food molecule and release energy in the form of ATP. ठीक है, तो ये जो आपके पास सेल का एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है ये आपके पास क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन. क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन. अब ये जो रेस्पिरेशन है बेटा हम इसको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है, एक को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, और दूसरी है हमारे पास कौन सी? एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन. अब आज के लिए आप सिर्फ ये याद रखें कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, यहां पे होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और यहां पे होगा इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इनकी जो प्रॉपर डेफिनेशन हैं और इनकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह बेटा हम जो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन और इसकी जो दो टाइप्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दी एनारोबिक रेस्पिरेशन ये बेटा आप अच्छे से प्रिपेयर करें. अल्लाह हाफिज.